हाँ छात्रों, आज हम संबंध और फलन पढ़ेंगे और संबंध फलन का ये पहला लेक्चर है। तो संबंध फलन शुरू करते हैं। संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले संबंध समझते हैं। संबंध ही किसी खास कंडीशन में फलन बनता है। तो संबंध का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी x और y के रूप में जो दो वेरिएबल होती हैं, x y में जो भी इक्वेशन जो भी समीकरण होगी वो सभी संबंध व्यक्त करती हैं। और संबंध ही किन्हीं खास केसेस में फलन होता है। तो अगर कोई फलन है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि संबंध पहले रहा होगा। यानी सीधे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फलन संबंध का उपसमुच्चय होता है। यानी संबंध बड़ा होता है, उसी से एक केस में फलन बनता है। तो पहले हम संबंध में ही बात कर लेते हैं और संबंध का फलन होता है। पहले इसी सेट की बात करते हैं, फिर उसके बाद फलन का डोमेन, रेंज और बाकी प्रॉपर्टीज़ की होंगी। और आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं, बीजगणितीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इनका ग्राफ देखेंगे। फिर इसके बाद इनकी अन्य प्रॉपर्टी और फलनों के प्रकार। तो सबसे पहले संबंध की बात करें तो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्स वाई के रूप में कोई भी इक्वेशन लिखी होगी वो संबंध व्यक्त करेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में 11th में, परवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो ये रिलेशन बिल्कुल है, संबंध तो व्यक्त करेगा ही। और ये फलन है कि नहीं, इसके लिए हमें सबसे पहले यही बात करते हैं कि कब संबंध फलन बनता है। यानी संबंध के फलन होने की शर्तें क्या क्या हैं, और इसी पे क्वेश्चन ही बनता है। तो ये नहीं बनेगा कि फलन है तो संबंध होगा कि नहीं, तो संबंध तो पहले है। यानी बेसिकली क्वेश्चन बनेगा कि दिया गया संबंध फलन है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। तो इसी में हम बात करते हैं संबंध के फलन होने की शर्त। फलन होने की शर्तें तो तीन प्रकार से शुरुआत होगी। सबसे पहले संबंध अगर क्रमित युग में दिया है, क्रमित युग मतलब ऑर्डर्ड पेयर, कोई जानकारी क्रमित युग में दी है। क्रमित युग में मान लीजिए कोई रिलेशन संबंध दिया है a, b और a प्लस बी, a, b और b, c, कुछ भी ले सकते हैं, c, d। यानी कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको संबंध दिया गया है और ये पूछा है फलन है कि नहीं, तो इसका सीधा सा ये है कि जो क्रमित युग के पहले अवयव है, पहला अवयव मतलब x, y होता है, तो पहले अवयव में यहाँ a हुआ, यहाँ b हुआ, यहाँ c हुआ। तो जो पहले अवयव है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर पहले अवयव डिफरेंट है, दूसरा अवयव रिपीट हो सकता है। अगर पहले अवयव डिफरेंट है, जैसा यहाँ उदाहरण में लिया है, a है पहला अवयव, यहाँ b है, यहाँ c है, तो ये बिल्कुल फलन प्रदर्शित करेगा। यानी अगर क्रमित युग में अगर हमें संबंध क्रमित युग में दिया है और ये बताना है फलन प्रदर्शित करेगा कि नहीं, तो इसके लिए हमें जो क्रमित युग के अवयव है उसका पहला अवयव चेक करना होगा। अगर पहले अवयव सभी अलग अलग हैं तो ये बिल्कुल फलन होगा। और दूसरे प्रकार से आपको इक्वेशन दी जा सकती है, जैसे यही ले लिया जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कहा जाएगा कि दिया गया संबंध फलन है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि किसी भी x पर, एक इनपुट पर, x का मतलब होता है वो इनपुट वैल्यू, अभी हम फलन में आगे इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। किसी भी x पर, यानी किसी भी x के एक मान पर y के दो मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू 4a11, x इक्वल टू 4a11, तो y स्क्वायर कितना आएगा आपका 16a स्क्वायर, तो y कितना आएगा प्लस माइनस 4a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 4a पर x की एक वैल्यू पर y के दो मान मिल रहे हैं, तो ये आपका ये दिया गया संबंध फलन नहीं होगा। अगर प्रत्येक x पे यूनिक वैल्यू मिल रही है, यानी एक ही मान मिल रहा है अलग अलग x पे, तो आपका फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो ये फलन नहीं होगा। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा ये है कि अगर हमें फलन का रेखा चित्र या ग्राफ ज्ञात है, तब तो बहुत ही आसान है। ग्राफ ज्ञात होने पर आपको सीधा सीधा ही करना है, वाइज के समांतर कोई भी सरल रेखा खींचनी है। अगर सरल रेखा एट मोस्ट अधिकतम एक बिंदु पर कट कर रही है तो फलन होगा, और अगर एक से ज़्यादा बिंदु पर कट कर रही है तो दिया गया संबंध फलन नहीं होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा तरीका रहेगा कि जब ग्राफ ज्ञात हो, ठीक,
तो ग्राफ मान लीजिए इसी का हम देख लेते हैं परवलय का ही, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो अभी लिया था। तो ये परवलय है, आपने 11th में पढ़ा है, ये इस तरह बनता है ओपनिंग राइट, ये परवलय हो गया। तो ऐसे हमें चेक करना है कि ये संबंध फलन है या नहीं। तो हम वाई एक्स के समांतर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्राफ को एटमोस्ट एक से अधिक कट ना करे। लेकिन अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो ये फलन कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह। तो ये क्लियर है कि ये संबंध फलन नहीं होगा। इसी तरह हमें और भी संबंधों के ग्राफ दिए जा सकते हैं। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ब्रेथ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, केंद्र इसका 0 0 है। ब्रेथ बनाएंगे तो ये ब्रेथ हुआ, ये भी आपको 2 जगह कट कर जाएगा, तो ये भी संबंध आपका फलन नहीं होगा। और परवलय ये वाला लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ इस तरह होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींचेंगे वाई के समांतर कोई लाइन खींचेंगे तो मैक्सिमम एक पॉइंट वही कट करेगी एक लाइन, तो इसका मतलब है ये फलन है। और संबंध अगर फलन है तो इसका मतलब होता है कि हम y को fx लिख सकते हैं। फंक्शन का ये नोटेशन है, अभी फंक्शन में जस्ट आते हैं इसके बाद। तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे जो संबंध व्यक्त कर रहा है, y इक्वल टू होगा x स्क्वायर अपॉन 4a। अगर दिया गया संबंध फलन व्यक्त कर रहा है तो y को फिर हम fx बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये फलन दे रहा है। तो fx और y इक्वल होंगे उस केस में, और फलन में इसको अभी आप और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने अभी बात की कि संबंध सब होते हैं, जो भी इक्वेशन दी गई है मैथमेटिकल में वो सभी रिलेशन को व्यक्त करेंगे। लेकिन फलन होने की शर्तें आपने देखी, ग्राफ ज्ञात होने पर और त्रिमितीय में देने पर और इक्वेशन देने पर, तीनों में आपने देख लिया। तो ये क्लियर है कि संबंध ही किसी खास कंडीशन में फलन बनता है, यानी फलन छोटा होता है। इन जनरल संबंध इन सब का यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, उसी के अंतर्गत फलन हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे कि फलन क्या होता है। अभी तो हमने ये देखा कि फलन संबंध फलन कब होता है, अब हम फलन की बात करेंगे और फिर आगे उसके ग्राफ की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, फलन को हम सबसे अच्छा परिभाषित करने के लिए इसको हम ये कह सकते हैं कि फलन एक मशीन की तरह होती है, यानी सभी मशीनों के बाद फंक्शन भी अलग अलग होती हैं। तो इसकी तुलना हम मशीन से कर सकते हैं कि फंक्शन एक ऑपरेटर होता है और एक मशीन होती है। इसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। जो इनपुट वैल्यू होती है, हम इनपुट देते हैं, फलन की कोई वैल्यू होती है, उसके तहत आउटपुट में वैल्यू आती है, फलन ऑपरेट होगी। और अगर x के रूप में इनपुट दे रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। ये इसका नोटेशन f(x), इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ x। जरूरी नहीं है f ही हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, f ले सकते हैं, g ले सकते हैं। तो हमने f(x) मान लिया इसे। तो जितनी भी इनपुट वैल्यू आप देते हैं, यानी हम मशीन में वही वैल्यू देंगे जब तक ये क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। यहीं से हम इसकी डोमेन रेंज की बात करेंगे और डोमेन रेंज क्या होती है इसको भी सीखेंगे। तो प्रत्येक मशीन अलग अलग तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर हम इनपुट वैल्यू देते हैं तो फलन उसको ऑपरेट करके, फलन ऑपरेट होकर वो हमें आउटपुट वैल्यू देता है, आउटपुट। और जो भी इनपुट वैल्यू होती हैं वो x के मान होती हैं। तो हम कोई भी जितने भी इनपुट यहाँ दे रहे हैं तो जो आल इनपुट वैल्यू होती हैं, x की जो आल वैल्यू होती है, या जिन x पर जो भी वैल्यू हम इनपुट में दे सकते हैं वो सभी वैल्यू कहलाती हैं डोमेन। इसकी तो इनपुट वैल्यू डोमेन, जो आउटपुट वैल्यू मिलती है वो कहलाती है रेंज। अगर हम सारे इनपुट पे सारे आउटपुट वैल्यू निकाल लें, उनका कलेक्शन ले लें तो हमें फंक्शन का रेंज मिल जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात थी। और ये भी है कि फंक्शन अलग अलग प्रकार के होंगे तो डोमेन भी अलग होगी। अगर यानी इसकी डिफाइन होने के लिए इनपुट भी अलग अलग होंगे। कहीं कहीं मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन है log x है, f(x) इक्वल टू log x है, तो इसमें कुछ खास कंडीशन होंगी। इसमें कंडीशन ये होगी कि इनपुट तो हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी हम नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट में क्या दे सकते हैं, केवल पॉजिटिव x ही दे सकते हैं। तो इस समय पता चलता है कि इसका डोमेन क्या होगा, आल पॉजिटिव x। यानी जो आल वैलिड इनपुट वैल्यू होती है फंक्शन की, वही उसकी डोमेन कहलाती हैं। और उन इनपुट वैल्यू के करस्पॉन्ड में जो आउटपुट वैल्यू मिलती हैं वो रेंज होती है। तो log x में हम इनपुट क्या दे सकते हैं, इनपुट वैल्यू हम जो भी देंगे वो पॉजिटिव होंगी, बाकी कुछ भी दे सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होती है कि आल x ग्रेटर देन 0, और यानी 0 से बड़े सभी x। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि log 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, वो -∞ की ओर टेंड करती है। log 0 डिफाइन नहीं है, log हमेशा 0 से बड़ी राशि का लिया जाएगा।
तो ये फंक्शन की एक डेफिनेशन हो गई। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो इनपुट वैल्यू है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड एज डोमेन, यानी एक्स के वह सभी मानों का कलेक्शन जहाँ पर फलन परिभाषित हो या डिफाइन हो, परिभाषित कहलाते हैं। और वह सारे मान जहाँ फलन जिन इन एक्स के संगत जो आउटपुट वैल्यू देता है वो उसका पार्सर या रेंज होती है। तो ये तो आपने डोमेन रेंज सीखा। अब हमें कुछ खास फंक्शंस की डोमेन और रेंज याद रखने हैं, फिर इसकी आगे की कैलकुलेशन देखेंगे, फिर इनकी ग्राफ बनाएंगे। तो ये फंक्शन मशीन की तरह होता है, इसको आपने समझा, इनपुट वैल्यू डोमेन और आउटपुट वैल्यू रेंज हो गई। अब कुछ खास फंक्शंस, उनकी डोमेन, ग्राफ और रेंज के बारे में हम बात करेंगे, फिर आगे ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए डोमेन रेंज लिख देते हैं फलनों की। तो इधर हो जाएगा आपका फलन फंक्शन एफ एक्स, और इधर हो जाएगा इसका डोमेन, डोमेन या प्रभाव क्षेत्र नहीं बोलती, प्रभाव क्षेत्र या एक्स की सभी इनपुट वैल्यू, और ये होता है आपका परिसर या रेंज, या इसी को कह सकते हैं वाई की समस्त मान, ये एक्स के समस्त मान और ये आपका एफ एक्स। तो कुछ खास फंक्शन हैं जिनकी डोमेन रेंज आपको याद रखनी है। वैसे आप जब ग्राफ सीखेंगे तो ग्राफ से आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ की आपको याद रहना चाहिए। जैसे पहला हम लेते हैं कोई भी बहुपद है, बहुपद है मान लीजिए n पावर का, a 0, कोई भी बहुपद लें कितनी भी घात का, या हम कह सकते हैं कोई भी बहुपद है, ठीक है। किसी भी बहुपद का, चाहे वो जितने भी पावर घात का हो, किसी भी बहुपद का प्रभाव क्षेत्र हमेशा r होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू r, या r का मतलब माइनस अनंत से अनंत के बीच की सभी राशि। और परिसर होगा आपका, परिसर डिपेंड करेगा कि इसकी घात क्या है। तो परिसर के बारे में हम यहाँ कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन n, घात पर निर्भर करेगा, r भी हो सकता है, अगर इवन पावर है तो 0 से अनंत भी हो सकता है। तो आप इधर फिलहाल इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं, दिस डिपेंड ऑन n, यानी घात पर निर्भर करेगा। दूसरा हो गया, और पर्टिकुलर फंक्शन लें, जैसे एक घात का लें y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये सरल रेखा है x प्लस बी, या इसको हम y भी कह सकते हैं, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस रूप का कोई फलन है तो ये सरल रेखा होगी, इसका डोमेन हमेशा r होगा और रेंज भी हमेशा r होगी। तो y बिलोंग्स टू r, या आप कह सकते हैं रेंज बिलोंग्स टू r, ठीक है। तीसरा है कोई भी परमेय बहुपद है। परमेय बहुपद का मतलब क्या है? परमेय बहुपद का मतलब है कि यहाँ भी कोई n पावर का बहुपद होगा कुछ भी, और यहाँ भी कोई n पावर का बहुपद होगा, या कम का भी हो सकता है, यानी दो बहुपद का रेशियो दिया हो, यहाँ किसी भी घात का बहुपद हो, यहाँ किसी भी घात का बहुपद हो, और इसकी हमें डोमेन देखनी हो, तो इसकी डोमेन होगी, डोमेन के लिए हम ऐसा करेंगे, r में से हम वो x हटा देंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं r माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है 0, वो x के मान होंगे। तो r में से मान हटा दिए जाते हैं कौन से, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता है। रेंज अभी डिपेंड करेगा उस पर, तो रेंज की बात यहाँ भी नहीं करेंगे। अब आते हैं त्रिकोणमिति फलनों में। चौथा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको मिटा के बात करेंगे अभी। तो चौथा है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन होगा आपका r, ये हर जगह डिफाइन होता है, और रेंज होगी -1 से +1। रेंज पे ध्यान दीजिए, यही cos x में होगा, पाँचवा कह सकते हैं। cos x की डोमेन क्या होती है r, और रेंज इसकी भी होती है -1 to 1। छठवां है tan x। tan x की डोमेन r ना होगी, tan x अनंत वैल्यू ही देता है। tan x कहाँ अनंत होता है, पाई/2 पे,
3π/2 पे 5π/2, बाकी तो r पे डिफाइन है। तो हम ये कह सकते हैं जनरल की tan x की डोमेन हुई r माइनस 2n+1 इंटू π/2, यानी r में से वो मान हटा दिए जाते हैं, ये जनरल वैल्यू लिख दी है हमने जहाँ जहाँ इन्फिनिटी होगा, 2n+1 इंटू π/2, यानी इसमें π/2 3π/2 5π/2 सभी वैल्यू शामिल हैं n वैल्यू लेने पर, और रेंज इसकी हो जाएगी r, रेंज में सभी वैल्यू मिलती हैं, tan x की रेंज हो गई r। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7वां। अब आते हैं चरघातांकी लघुगणकी फलनों में, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल फलन। चलिए पहले रेसिप्रोकल ही देख लेते हैं। f(x) = 1/x, इसको व्युत्क्रम फलन भी कहते हैं। तो ये परमेय बहुपद कह सकते हैं, यहाँ 0 पावर है और यहाँ 1 है, तो ये कब डिफाइन नहीं होगा? अब डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो इन्फिनिटी देगा, कभी डिफाइन नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर जहाँ भी 0 हो रहा है वो एक पॉइंट हमें x से हटाने होंगे, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? x बिलोंग्स टू r, r में से क्या हटेगा? r में से x = 0 हटेगा। तो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वाला ब्रैकेट मझला वाला यूज़ करते हैं। तो इसकी डोमेन हुई r माइनस 0, r में से 0 हटा लिया जाएगा, और रेंज भी यही होगी। रेंज में भी 0 हमें नहीं मिलेगा, रेंज में यानी ये कहें कि f(x) वैल्यू 0 कब देगा? f(x) 0 तब देगा जब x इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है y = 0, f(x) = 0 एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि x इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो टेंडिंग है 1/∞ 0 की ओर टेंड करेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो रेंज में भी हमें 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो x = अनंत के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, इसलिए इसे हटाना होगा। तो रेंज भी इसकी क्या होती है? r - 0। इसकी डोमेन रेंज इक्वल होती है, यानी 0 ना तो ये 0 वैल्यू देता है ना 0 वैल्यू ये लेता है। ठीक है, रेंज r - 0 और डोमेन भी r - 0। ग्राफ में भी क्लियर और हो जाएगा। अब आते हैं चरघातांकी फलनों। चरघातांकी फलन होता है आपका e⁻x। e⁻x में e न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.7। यहाँ से साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, यहाँ ये डिफाइन रहेगा। ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा जब x -∞ की ओर टेंड करेगा। ये नेगेटिव नहीं होगा कभी किसी भी x पे। आप x नेगेटिव भी रखेंगे तो अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो r पे डिफाइन होती है, यानी कुछ भी दे सकते हैं इनपुट में। लेकिन रेंज जो मिलती है वो होती है 0 to ∞। 0 को ओपन रहेगा और इन्फिनिटी को 0 मिलेगा आपको x टेंड्स टू -∞ पे, वो भी टेंडिंग वैल्यू है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब 9वां है log x। तो f(x) = log x बेस e है, तो इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब हुआ सभी मान, लेकिन कैसे होंगे? धनात्मक मान। और रेंज इसकी होती है r। रेंज में सभी वैल्यू देता है, रेंज में -∞ से +∞ तक सारी वैल्यू मिलती हैं, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? r। चलिए अब आते हैं आगे मापांक फलन। मापांक फलन का मतलब होगा मॉडुलस फंक्शन, mod x। f(x) = mod x, ये मापांक फलन कहलाता है। इसको जरा ढंग से आपको डेफिनेशन भी क्लियर रखनी है। सबसे पहले तो mod x किस तरह ओपन होता है इसकी बात कर लें। तो mod x की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू +x होती है जब इनपुट में x कैसा होता है? पॉजिटिव। और जब x 0 होगा तो mod 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू इसकी क्या होगी? -x। mod हमेशा पॉजिटिव में खुलता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जब नेगेटिव x आप यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इस आधार पर हम हमेशा mod हटाते हैं। x की जगह कोई भी फंक्शन हो तो इसी तरह डील किया जाएगा, उस पर आगे बात होगी। तो y = f(x) = x जब x पॉजिटिव है और 0 पे 0 माइनस पे है। अब हम इसकी डोमेन रेंज की बात करें तो आप यहाँ कोई भी x दें तो ये पॉलिनोमियल है तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मॉड लगने से इसकी रेंज पे असर पड़ेगा। डोमेन आपकी वही r ही रहेगी। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कह सकते हैं, उसको मॉड लगाएंगे। यानी कोई भी x आप दें, डेफिनेट x देंगे तो y की डेफिनेट वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन तो r हो गई। लेकिन अब रेंज होता है क्या कि डोमेन इनपुट की जो भी वैल्यू है उनके संगत जो y मिलते हैं, तो y यहाँ आपको नेगेटिव में कभी नहीं मिलेंगे। कोई भी x आप दें तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? फिर 0 और मैक्सिमम अनंत जाएगी। तो डोमेन क्या हुई mod x की?
डोमेन होगी इसकी आर, यानी सभी एक्स हम दे सकते हैं। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी 0 to 0 मिलेगा बिल्कुल x इक्वल टू 0 पर, और इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। तो इसकी रेंज हो गई आपकी 0 to इन्फिनिटी। अब अगला फलन देखते हैं, डोमेन रेंज ध्यान रखना है। ग्राफ के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली ग्राफ आपको ढंग से सीखने हैं, ग्राफ के बाद चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी अगर आपने ग्राफ को ढंग से सीखा। ग्राफ खैर अगले लेक्चर में होगा, अभी मैं फंक्शन पूरे कर रहा हूँ। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें विधिवत आपको ग्राफ बताए जाएंगे। चलिए आगे अब देखते हैं, सेकंड फंक्शन है और एक महत्तम पूर्णांक फलन। पहले हम महत्तम पूर्णांक फलन की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको जरा इस पर विशेष नजर रखिए। ये फंक्शन थोड़ा सा हटके है और थोड़ा टिपिकल है। तो y इक्वल टू इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, बड़ा ब्रैकेट, और जब ये बनेगा तो इसको दिया भी जाएगा। इसको कहा जाता है, जहाँ दिस रिप्रेजेंट महत्तम पूर्णांक फलन, इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, या शॉर्ट में बोलते हैं GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू या तो x होगी जो x आपने दिया है, या x से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी इससे आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी वो या तो x होगी, अगर x इंटीजर है तो x होगी, अदरवाइज x से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका नाम जरूर महत्तम पूर्णांक है, लेकिन लेते हैं हम छोटा पूर्णांक ही है इसमें, क्योंकि x जब इंटीजर होगा तब इंटीजर लेना है। इनफैक्ट अगर x की वैल्यू 1.9 है तो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 1 होगी, ना कि 2 होगी, क्योंकि छोटी वैल्यू ही लेनी होती है। तो महत्तम पूर्णांक फलन, इसको पूरे को पढ़ा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन, जो या तो x है और या x से छोटा है। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन x या x से छोटा, ये पूरी इसकी डेफिनेशन। पहले तो हम यही समझते हैं वैल्यू किस तरह, जैसे मॉड आपने देखा, मॉड हमेशा धन में वैल्यू देता है। इनपुट में आप कुछ भी दें, मॉड में पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि आप इनपुट में कुछ भी दें, डोमेन इसकी आर होती है, कोई वैल्यू इनपुट में दें, लेकिन आउटपुट में ये इंटीजर ही देगा। इसकी रेंज होगी ऑल इंटीजर्स, यानी इनपुट कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन इस फंक्शन की खासियत क्या है कि आउटपुट में क्या देता है, हमेशा पूर्णांक, और इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बस ये ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक देगा ये वो या तो एक्स होगा या एक्स से छोटा होगा। कुछ वैल्यू की हम बात कर लेते हैं, जैसे 1.2 इसके स्टेप की वैल्यू हमें चाहिए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, उससे छोटा इंटीजर लेना। अगर -1.2 होता तो -1.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -2, ये होगा छोटा। तो ध्यान रखिए, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 लगभग में, तो पाई का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा तो क्या मिलेगा 3। ई है, ई कितना होता है 2.7, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट में हमेशा हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर। एक्स आप कुछ भी दें लेकिन वैल्यू इसकी कैसी मिलती है, हमेशा इंटीजर में। तो रेंज इसकी क्लियर है, रेंज में क्या देगा ये ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कंसीडर होंगे। तो सबसे पहले तो डोमेन रेंज ही आप इसकी समझिए, इसकी डोमेन होगी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आप कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, डिफाइन है हर जगह है, लेकिन रेंज का स्पेशली ध्यान दीजिएगा। रेंज इसकी होगी, रेंज या वाई की मान कह सकते हैं, रेंज इसकी होगी आई। आई मतलब सारे इंटीजर्स, आई को हम ये भी कह सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3। आई पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव इंटीजर, आई नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। तो ये डोमेन रेंज की बात हो गई। अब हम अगले टर्म पे इसका ग्राफ और किस तरह ही वैल्यू देता है उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको ग्राफ कायदे से बताएंगे और उसके आधार पर जहाँ जहाँ भी इसका यूज है और उसको बताया जाएगा। बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि हम इसी तरह बनाते रहें। बाकी आप घरों में रहिए अपने सुरक्षित, लॉकडाउन का समय है और अपने घरों में रह के पढ़ाई करिए और जितना हमसे संभव होगा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।